रिवीजन पाठशाला में स्वागत है। अक्सर जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं ना तो दिमाग में एक बिल्कुल साफ नक्शा बनता है। यानी यहाँ ऊंचे पहाड़ हैं, यहाँ बहती नदियां हैं और वहाँ सूखा रेगिस्तान है। हाँ बिल्कुल, सब कुछ एकदम क्लियर होता है, जैसे किसी ने स्केल और पेंसिल से अलग अलग बाउंड्री बना दी हो। वही तो। पर आज की क्लास में हम नेचर के एक ऐसे हिस्से में जा रहे हैं जहाँ ये सारी क्लियर लाइंस थोड़ी धुंधली हो जाती हैं। ये वो मर्की या कीचड़ वाले इलाके हैं जहाँ जमीन थोड़ी गीली है और पानी थोड़ा ठोस, जिन्हें हम लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। इंसानी फितरत ही ऐसी है ना? हम हर चीज को क्लियर बॉक्सेस में डालना चाहते हैं, जमीन अलग रखना चाहते हैं, पानी अलग। पर ये जो वेटलैंड्स हैं, ये इन दोनों के बीच का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशन जोन है। एकदम सही। और इसी पावरफुल जोन के बारे में आज का हमारा ये डीप डाइव होने वाला है। मई 2026 तक के अपडेटेड डेटा के साथ हम भारत के 99 रामसार साइट्स को कवर करेंगे। हाँ, और ये एक बेहद ही महत्वपूर्ण और हाई स्कोरिंग टॉपिक है। बिल्कुल। इस क्लास का मेन मकसद सभी साइट्स को स्टेट वाइज मैप करना और खास मेमोनिक्स के जरिए उन्हें डिकोड करना है, ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इजीली मार्क्स स्कोर किए जा सकें। और देखिए, ये पूरा सेशन इस तरह डिजाइन किया गया है ताकि ये पूरी तरह से स्टूडेंट हेल्पफुल हो। इसलिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जरूरी है, ताकि ऐसी ट्रिक्स सब तक पहुंच सकें। हाँ, तो वेटलैंड्स पर वापस आते हैं। इन्हें अक्सर नेचर का बायोलॉजिकल सुपरमार्केट और लैंडस्केप की किडनीज कहा जाता है। ये टर्म सुनने में बहुत कैची लगते हैं, पर मतलब इनका एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है? अगर हम इन दो मेटाफर्स को तोड़कर देखें ना, तो इनका काम बिल्कुल इनके नाम जैसा ही है। सुपरमार्केट इसलिए क्योंकि यहाँ अलग अलग स्पीशीज का एक बहुत बड़ा जमावड़ा होता है। जैसे एक नॉर्मल सुपरमार्केट में हर तरह का सामान मिलता है। एग्जैक्टली, वैसे ही एक वेटलैंड में इंसेक्ट्स, मछलियां और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की इतनी वैरायटी होती है कि वो पूरी फूड चेन को सस्टेन करती है। माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ आकर अपना खाना ढूंढते हैं। और दूसरी तरफ जो किडनीज वाला कंपैरिजन है, वो थोड़ा और टेक्निकल है। अच्छा, वो कैसे? जैसे हमारे जिस्म में किडनीज खून को साफ करती है ना, वैसे ही वेटलैंड्स पानी को साफ करते हैं। जब नदी का पानी तेजी से बहता हुआ आता है तो उसमें बहुत सारा कचरा, सिल्ट और एक्सेस न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ओह, और वेटलैंड्स उसको रोक लेते हैं। हाँ, वेटलैंड्स में जो खास तरह के पौधे और मिट्टी होती है, वो इस पानी की स्पीड को कम कर देती है। सिल्ट नीचे बैठ के आता है, पौधे एक्सेस न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और आगे जो पानी बहता है वो फिल्टर होकर बिल्कुल साफ हो जाता है। ये मैकेनिज्म सच में फैसिनेटिंग है। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट की नींव पर चलते हैं। एग्जाम कैंडिडेट्स के लिए ना बेसिक हिस्ट्री और डेट्स का पता होना बहुत जरूरी है। इसकी शुरुआत 1971 में हुई थी, ईरान के रामसार शहर में। सही बात है, वहां एक इंटरनेशनल ट्रीटी साइन की गई थी और भारत इस कन्वेंशन का हिस्सा लगभग एक दशक बाद बना, 1 फरवरी 1982 को। उस समय से लेकर आज तक सफर बहुत लंबा रहा है। बहुत लंबा। आज यानी मई 2026 तक भारत में कुल 99 रामसार साइट्स हैं। ये लगभग 13.6 लाख हेक्टेयर्स का एरिया कवर करती हैं। अगर हम इनके एक्सट्रीम्स को मार्क करें, क्योंकि मैचिंग क्वेश्चंस यहीं से आते हैं, तो 1981 में सबसे पहले 2 साइट्स लिस्ट हुई थी। हाँ, उड़ीसा की चिलिका लेक और राजस्थान का केवला देवघाना नेशनल पार्क। बिल्कुल। और एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा वेटलैंड वेस्ट बंगाल का सुंदरबन है। वहाँ 4230 स्क्वायर किलोमीटर्स में सिर्फ मैंग्रोव्स हैं। पर यहीं पर एक बड़ा कंट्रास्ट आता है। सबसे छोटी साइट्स में हिमाचल प्रदेश का रेणुका लेक आता है, जिसका एरिया सिर्फ 0.2 स्क्वायर किलोमीटर्स है। और लगभग उतना ही छोटा तमिलनाडु का वेम्बन्नूर वेटलैंड भी है। अरे वही तो, मुझे ना हमेशा से इस बात पर आश्चर्य होता है। सुंदरबंस जैसा बड़ा एरिया समझ आता है, पर 0.2 स्क्वायर किलोमीटर्स तो एक बड़े कॉलेज कैंपस जितना होता है। क्या इतनी छोटी साइट का ग्लोबल लिस्ट में होना सिर्फ नंबर्स बढ़ाने की कोशिश नहीं है? उसकी इकोलॉजिकल वैल्यू क्या ही हो सकती है? देखने में ये लगता है कि इतनी छोटी जगह का क्या इम्पैक्ट होगा, पर देखो, इकोलॉजी में साइज हमेशा वैल्यू डिफाइन नहीं करता। रेणुका लेक का ये एग्जाम्पल ले लो। ये ऊंचाई पर स्थित एक फ्रेश वाटर स्प्रिंग फेड झील है। अच्छा। पहाड़ों के बीच में एक ऐसी छोटी सी जगह एक माइक्रो हैबिटेट की तरह काम करती है। सोचिए, हजारों किलोमीटर्स का सफर तय करके आने वाले माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए ये एक वाइटल स्टॉपओवर है। ओह वाओ! तो अगर ये सूख जाए तो?
अगर ये 0.2 स्क्वायर किलोमीटर्स की झील सूख जाए तो उन बर्ड्स के पास उस पूरे स्ट्रेच में पानी पीने या आराम करने की कोई जगह नहीं बचेगी और शायद उनका पूरा माइग्रेशन रूट ही कोलैप्स कर जाए। इसलिए एक बड़ी मशीन में जैसे एक छोटा सा पुर्जा जरूरी होता है, रेणुका लेक भी उतनी ही अहमियत रखती है। ये पॉइंट बहुत क्लियर हो गया। ओके, अब रीसेंट टाइमलाइन अनपैक करते हैं। करंट अफेयर्स में 2026 के एडिशंस याद रखना सबसे स्कोरिंग है। 2020 अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश की शेखा झील बर्ड सैंक्चुरी को 99th साइट डिक्लेयर किया गया। और उससे थोड़ा पहले 2026 में ही यूपी का पटना बर्ड सेंचुरी और गुजरात का छारीधान लिस्ट हुए थे। हाँ, छारीधान के बारे में कुछ खास है ना? बिल्कुल, इसका स्ट्रक्चर समझना काफी रोचक है। ये रैन ऑफ कच्छ में एक सीजनल डेजर्ट वेटलैंड है। मतलब साल के एक बड़े हिस्से में ये बिल्कुल सूखा रेगिस्तान लगता है। सूखा रेगिस्तान? तो फिर ये वेटलैंड कैसे हुआ? वही तो ट्रिक है। जैसे ही मॉनसून का पानी आता है, ये एक विशाल छिछली यानी शैलो झील में बदल जाता है। ये सडन कॉन्ट्रास्ट इकोसिस्टम को बूस्ट देता है और अचानक से लाखों फ्लेमिंगोज वहां आ जाते हैं। वाओ, एक लाइफ सेविंग विंटरिंग ग्राउंड। चलिए, हमने एक्सट्रीम्स देख लिए, नए अपडेट्स भी हो गए, तो अब डायरेक्टली मैप पर उन स्टेट्स की तरफ चलते हैं जो इस लिस्ट के लीडर्स हैं, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। यहाँ हमारा मकसद सिर्फ नाम पढ़ना नहीं है, बल्कि मेमोनिक्स को डीपली एंकर करना है। तमिलनाडु 20 साइट्स के साथ टॉप पर है। 20 साइट्स? पर टीएन के बारे में एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट काफी सरप्राइजिंग है। यहाँ नेचुरल लेक से ज्यादा मैन-मेड स्ट्रक्चर्स कंजर्वेशन का सेंटर बन गए हैं। ऐसा क्यों? यही तो तमिलनाडु के वेटलैंड्स का सबसे अनोखा कैरेक्टर है। सदियों पहले चोला और पांड्या डायनेस्टीज के वक्त किंग्स ने एग्रीकल्चर के लिए बहुत सारे इरिगेशन टैंक्स बनवाए थे, जिन्हें लोकल भाषा में कुलम कहा जाता है। अच्छा, कुलम? हाँ, हजारों साल पुराने ये टैंक्स सिर्फ किसानों के काम नहीं आए, बल्कि आसपास का फ्लोरा और फौना इनमें इस तरह अडेप्ट हो गया कि आज ये आर्टिफिशियल टैंक्स माइग्रेटरी बर्ड्स के हेवंस बन चुके हैं। और इसी वर्ड से हमारी एग्जाम ट्रिक आती है, फोनेटिक एंकरिंग। एमसीक्यू ऑप्शंस में जब भी किसी वेटलैंड के आखिर में कुलम आता है, जैसे कूंथन कुलम या कंजीरंग कुलम, तो उसे डायरेक्ट तमिलनाडु से कनेक्ट कर दो। एकदम सही। और सेम रूल अप्लाई होता है पुरम पर, जैसे उदय मार्थंदपुरम। हाँ, और जहां नाम में कुछ पॉइंटी या कोस्टल टिप जैसी वाइब हो, जैसे पॉइंट कैलिमीरे, वो भी टीएन में है। ये ट्रिक नेगेटिव मार्किंग से बचाने का शॉर्ट तरीका है। बिल्कुल पॉइंट पर बात की आपने। अब दूसरे लीडर की तरफ बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश, जहां अब 12 साइट्स हो चुकी हैं। यूपी मोस्टली गैंजेटिक प्लेन्स का हिस्सा है। यहाँ नदियां घूम घूम कर बहती हैं। राइट, और यूपी के लिए जो मेमोरी निमोनिक डिजाइन किया गया है, वो सुनने में एक अजीब सा सेंटेंस लगता है। सेंटेंस है, नवाब संदेल पोरे हैदर एंड पटना सेंड सामान टू समासपुर। थोड़ा लंबा लग रहा होगा सुनने में। हाँ, पर इसको तोड़ते हैं। दिमाग में पिक्चर बनाइए कि एक नवाब है जिनका नाम संदेल है। नवाब से नवाबगंज, संदेल से संधि, पोरे पस फ्लो के लिए है। उसके बाद हैदर से हैदरपुर, पटना से पटना बर्ड सैंक्चुरी, जो अभी हाल ही में 2026 में ऐड हुई है। और फिर उन्होंने सामान भेजा, यानी सामान बर्ड सैंक्चुरी कहाँ भेजा? समासपुर भेजा। एक विजुअल लाइन से 6 मेजर साइट्स परमानेंटली लॉक हो जाती हैं। एकदम। और ट्रिक्स के बाद यूपी की 99th साइट शेखा झील का बैकग्राउंड कवर करते हैं। अलीगढ़ के पास ये लगभग 40 हेक्टेयर्स का एक छोटा सा इलाका है, पर इसका ओरिजिन स्टोरी अजीब है। 1852 में अंग्रेजों ने अपर गंगा कैनाल बनाई थी। हाँ, और उस कैनाल से ना धागे भर पानी लगातार सीप होता रहा, रिस रिस कर निकलता रहा। एग्जैक्टली। और उस सीपेज की वजह से आपस की जमीन पर एक परमानेंट स्वैम्प बन गया, जो आज यूपी के स्टेट बर्ड सारिस क्रेन का एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। पर वेट, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग और माइंड बेंडिंग है मेरे लिए। कंफ्यूजिंग क्यों? मतलब एक तरफ हम टीएन में इरिगेशन टैंक्स देख रहे हैं और दूसरी तरफ 1852 की एक इंजीनियरिंग गलती, कैनाल का लीकेज। यानी दोनों ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर थे जो नेचुरल इकोलॉजी बन गए। तो अगर गलती से बनी हुई चीजें हॉटस्पॉट बन सकती हैं, तो आज के प्रोजेक्ट्स में ये इंटेंशन क्यों नहीं लाया जा सकता? अरे यही तो आने वाले कल की सिविल इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी उम्मीद है। इसे ही इकोलॉजी में बिल्डिंग विद नेचर या नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस कहा जाता है। हम देख रहे हैं कि नेचर बहुत रेजिलिएंट है, तो हम इंटेंशनली ऐसे डिजाइन बना सकते हैं। बिल्कुल। अगर कनाल सीपेज से स्वैम्प बन सकता है,
तो आज के हाईवे प्रोजेक्ट्स में पानी रुकने के सेफ जोन्स इंटेंशनली डिजाइन किए जाएं तो नई माइक्रो इकोलॉजीज क्रिएट हो सकती हैं, विकास और इकोलॉजी ओवरलैप कर सकते हैं। ये बहुत ही पॉजिटिव थॉट है। खैर, गैंगेटिक प्लेन्स के बाद अब थोड़ा डायरेक्शन चेंज करते हैं, एक मेंटल मैप ड्रॉ करते हैं। इंडस रिवर सिस्टम से होते हुए राजस्थान के सूखे रेगिस्तान और फिर सीधा लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों तक। शुरू करते हैं पंजाब और हरियाणा से। पंजाब में 6 और हरियाणा में 2 साइट्स हैं। पंजाब का सिस्टम बेसिकली ब्यास और सतलज नदियों के अराउंड घूमता है। इसका निमोनिक देखते हैं। रोपा देखे पंजाब थे के ब्यास हरी एंड कंजली वेंट टू नंगल। इस स्टोरी में रोपा से रोपर वेटलैंड, जी, ब्यास से ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, राइट, हरी से हरी के वेटलैंड, राइट। कांजली डायरेक्ट नाम है, और नांगल से नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसमें जो ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व है ना, वो एग्जाम बोर्ड्स को बहुत पसंद आता है। यहाँ भारत की अकेली इंडस रिवर डॉल्फिन की पॉपुलेशन मिलती है। और ये इंडस रिवर डॉल्फिन अपने आप में नेचुरल सिलेक्शन का एक अजीब नमूना है। ये डॉल्फिन्स एक्चुअली ब्लाइंड होती हैं, इनकी आंखें काम नहीं करती। वेट, सच में ब्लाइंड होती हैं? हाँ, क्योंकि मॉकी रिवर्स में देखना पॉसिबल ही नहीं है ना। ये एकोलोकेशन यानी साउंड वेव्स का यूज करके शिकार करती हैं। ब्यास रिजर्व इसलिए जरूरी है क्योंकि इन्हें एक पर्टिकुलर फ्लो चाहिए जो डैम्स की वजह से हर जगह नहीं मिलता। ओ, समझ आई बात। और हरी के वेटलैंड का ज्योग्राफी भी इंपॉर्टेंट है। ये वहां बनता है जहां ब्यास और सतलुज नदियां आपस में मिलती हैं। हरियाणा की तरफ बढ़ें तो ट्रिक बहुत क्रिस्प है। सुल्तान अब भिंदा इन द पार्क, यानी सुल्तान से सुल्तानपुर नेशनल पार्क और भिंदा से भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सही। अब उस स्टेट की तरफ चलते हैं जहां दिमाग में सिर्फ आग उगलती धूप आती है, राजस्थान। यहाँ 5 साइट्स हैं। निमोनिक है सांभर आते केला इन द सिलीसर लेक। यहाँ केला फ्रूट वाला नहीं, क्योलादेव है। तो सांभर से सांभर लेक, केला से क्योलादेव और सिलीसर लेक जो 2025 में जोड़ा गया था। इसके अलावा 2025 में ही खीचन और मिनार को भी लिस्ट किया गया था। हाँ, खिचन में विंटर में डेमोइजल क्रेन्स आती हैं जिन्हें वहां के लोग प्यार से खुरांजा कहते हैं। पर जहां तक मिनार की बात है, वो तो पूरे देश के लिए एक स्टडी मटेरियल है ना। बिल्कुल। मिनार को एक बर्ड विलेज का टाइटल मिला हुआ है। ये कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का स्ट्रिक्टली गार्डेड जोन नहीं है। यहाँ गांव के आम लोगों ने, जिन्हें पक्षी मित्रास कहा जाता है, अपनी झील को खुद प्रोटेक्ट किया है। कोई हंटिंग नहीं, कोई डिस्टर्बिंग फिशिंग नहीं। मुझे इसी पॉइंट पर रुकना है एक सेकंड के लिए। एक डेजर्ट एरिया मैप पर जगह बना रहा है, वो भी गांव वालों की वजह से। क्या ये सरकार के अमृत धरोहर इनिशिएटिव का प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन नहीं है? ये अमृत धरोहर का ग्राउंड लेवल पर सबसे प्योर एग्जाम्पल है। स्कीम का फोकस ही वाइज यूज और लोकल ओनरशिप पर है। जब लोगों को लगता है कि इन पक्षियों से उनकी लोकल प्राइड जुड़ी है, तो प्रोटेक्शन खुद ब खुद होती है। इंस्पायरिंग, रियली। अब उस जगह चलते हैं जहां सांस लेना भी मुश्किल होता है, लद्दाख। यहाँ सिर्फ 2 साइट्स हैं और निमोनिक सबसे आसान है, त्सोत्सो यानी सोसो। सोकार और त्सोमोरिरी। लोकल भाषा में त्सो का मतलब ही झील होता है, पर इन दोनों का कॉम्पोजिशन बिल्कुल अलग है। त्सोकार एक हाइपर सलाइन झील है। पानी इतना खारा है कि किनारों पर नेचुरली सफेद नमक जम जाता है। और दूसरी तरफ सोमोरिरी बिल्कुल मीठे पानी की झील है। दोनों एक्सट्रीम एल्टीट्यूड पर हैं, पर दोनों ही रेयर ब्लैक नेक्ड क्रेन के ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं। यहाँ इकोसिस्टम इतना फ्रेजाइल है कि स्लाइट टेम्परेचर चेंज भी तबाही ला सकता है। बाप रे। चलिए पहाड़ों और रेगिस्तान से आगे बढ़ते हैं। ईस्टर्न कोस्ट्स और ऑक्सबो लेक्स। उड़ीसा में 6 साइट्स हैं, जिसमें सबसे आगे है चिल्का लेक, भारत की सबसे पहली रामसर साइट, और फिर भीतरकनिका मैंग्रोव्स। भीतरकनिका का एस्चुअरियन इकोसिस्टम, जहां सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स और ऑलिव रिडली टर्टल्स आते हैं, वो साइक्लोन्स के खिलाफ एक शील्ड का काम करता है। मैंग्रोव्स लहरों की एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। वाओ। कोस्ट से अंदर बिहार चलते हैं। यहाँ भी 6 साइट्स हैं। अब याद रखने के लिए ताल और ऑक्सबो लेक्स का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। कमर ताल, जो एशिया की सबसे बड़ी ऑक्सबो लेक्स में गिना जाता है, और 2025 के एडिशंस गोगाबील, गोकुल और उदयपुर झील। मुझे भी इसमें हमेशा डाउट रहा है। इसको विजुअली इमेजिन कीजिए। गंगा या कोसी जब प्लेन्स में बहती हैं, तो वो सीधी नहीं चलती, वो सांप की तरह घूम घूम कर बहती हैं, जिसे मियांडरिंग कहते हैं। अच्छा, मियांडरिंग। हाँ, अब जब बारिश में पानी बहुत ज्यादा और तेज हो जाता है, तो नदी घूमने की बजाय सीधा रास्ता पकड़ लेती है।
तो जो पुराना घुमा हुआ लूप था वो कट ऑफ हो जाता है और वहीं यू शेप में पानी जमा रह जाता है। इसे ऑक्सबो लेक कहते हैं। और बिहार जो इतना फ्लड प्रोन है, वहाँ ये लेक्स नेचुरल स्पंजेस का काम करती हैं, है ना? बिल्कुल, फ्लड का एक्स्ट्रा पानी इनमें आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है। नेचर की इंजीनियरिंग सच में कमाल है। अब केरला चलते हैं। 3 साइट्स हैं। मेमोनिक सिंपल है। वेम्बा वॉश्ड द सस्था विद अष्टमुड़ी सोप। वेम्बा से वेम्बनाथ कोल, सस्था से सास्थमकोटा और अष्टमुड़ी। इसमें वेम्बनाड सबसे लंबी झील तो है ही, पर यहाँ का कुट्टनाड रीजन अपने बिलो सी लेवल फार्मिंग के लिए वर्ल्ड वाइड फेमस है। एक प्रैक्टिकल सवाल है मेरा यहाँ पर। वेट, फार्मिंग बिलो सी लेवल, अगर खेत समुंदर के लेवल से नीचे है तो पानी फसलों को डुबा क्यों नहीं देता? ये लॉजिक थोड़ा समझ नहीं आया। ये मैकेनिज्म सदियों की लोकल नॉलेज का नतीजा है। यहाँ किसान क्या करते हैं, झील और बैकवाटर्स के एक हिस्से को बड़े बड़े मिट्टी और लकड़ी के बंड्स यानी दीवारों से घेर लेते हैं। अच्छा, दीवारें बना देते हैं। हाँ, फिर पंप्स का इस्तेमाल करके उस घेरे हुए हिस्से का पानी बाहर निकाल देते हैं। अब बूंड्स के अंदर की जमीन सूख जाती है और वहां चावल उगाया जाता है। ये एक बहुत ही केयरफुल बैलेंस है। बूंद टूटा तो फसल गायब। फैसिनेटिंग। एक परमानेंट टाइट रोप वॉक है ये। अब सफर के आखिरी और सबसे क्रिटिकल हिस्से पर चलते हैं, द मॉन्ट्रो रिकॉर्ड। बहुत से स्टूडेंट्स इसे कोई अवार्ड लिस्ट समझते, पर एक्चुअली ये वेटलैंड्स का इकोलॉजिकल आईसीयू है। बिल्कुल सही टर्म है ये उन वेटलैंड्स के लिए है जिन्हें पोल्यूशन या गलत प्लानिंग की वजह से इतना नुकसान हुआ है कि बैलेंस टूट चुका है। ये डेंजर लिस्ट है। अभी भारत की 2 साइट्स इस आईसीयू में अटकी हुई हैं, केओलादेव्स और लोकतक लेक। लेकिन हिस्टोरिकल फैक्ट ये है कि चिलिका लेक को 1993 में लिस्ट किया गया था, पर रेस्टोरेशन के बाद 2002 में डिस्चार्ज कर दिया गया। तो अगर मेरा पुशबैक क्वेश्चन यहाँ ये है, अगर चिलिका ठीक हो गई तो लोकतक और केओलादेव 1990 से अटके क्यों हैं? वहाँ फंड्स नहीं जा रहे क्या? बीमारी का नेचर बिल्कुल अलग है। चिलिका का प्रॉब्लम लोकल था। सिल्ट जमने से समुद्र का पानी नहीं आ रहा था। चैनल क्लियर किया, ठीक हो गया। पर केओलादेव और लोकतक की समस्या सिस्टमैटिक है। केओलादेव में खेती इतनी है कि झील का पानी किसानों को डाइवर्ट हो जाता है। बिना पानी की झील तो नहीं रहती। सही बात है। और लोकतक का केस और ट्रेजिक है। वहां इथाई बैराज बनाया गया था हाइड्रो पावर के लिए। इसने पानी का लेवल फिक्स कर दिया। लोकतक अपने फ्लोटिंग बायोमास यानी फुमडिस के लिए जानी जाती है, जो ड्राई सीजन में मिट्टी टच करके न्यूट्रिएंट्स लेते थे। और बैराज की वजह से अब लेवल नीचे जाता ही नहीं होगा। एग्जैक्टली। फुमडिस अब मिट्टी टच नहीं कर पाते और न्यूट्रिएंट्स की कमी से मर रहे हैं। तो जब तक हाइड्रो पॉलिसी नहीं बदलती, सिर्फ झील में पैसे डालने से ये आईसीयू से बाहर नहीं आएगी। बीमारी कैचमेंट्स में छिपी है। That is a staggering realization। हर प्रॉब्लम स्पॉट पर फिक्स नहीं होती। वेल, हम आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। आज हमने 1971 से लेकर शेखा झील तक, ऑक्सबो लेक से आईसीयू तक सब डीपली एनालाइज किया। पर क्लास खत्म होने से पहले एक थॉट छोड़ना जरूरी है। वेटलैंड्स सिर्फ बर्ड्स का घर नहीं है। हाँ, अब इन्हें मॉडर्न सिटीज के लिए ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर माना जा रहा है, जैसे ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स। ये कोलकाता को फ्लड से बचाते हैं और लाखों लीटर गंदा पानी नेचुरली फिल्टर कर देते हैं। यही हमारा आज का आखिरी और प्रोवोकेटिव थॉट है, जो सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स को मेंस के पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है और हमारे कंक्रीट के जंगल फैल रहे हैं, क्या हम शहर की इन आखिरी किडनीज को बचा पाएंगे? या आने वाले सालों में रामसर साइट्स 99 से 150 तो होंगी, पर उसमें से ज्यादा आईसीयू में चली जाएंगी? अगर हमने नेचुरल डिजाइन को रिस्पेक्ट नहीं किया ना, और मैनार जैसा कम्युनिटी कनेक्शन नहीं बनाया, तो सच में आईसीयू में बेड्स कम पड़ जाएंगे। सही कहा आपने। इसी गहरे सवाल के साथ हम आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। आज की क्लास में जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर ये मैप बेस्ड एनालिसिस और ट्रिक्स स्टूडेंट्स हेल्पफुल लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि हम ऐसी ही क्लासेस लाते रहें। रिवीजन पाठशाला में पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।